नमस्कार, मैं हूं पंकज बिनवंशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक पोस्ट। आज हमारे साथ झारखंड के युवा नेता जयराम मातो उर्फ टाइगर हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक टाइगर की भूमिका आप झारखंड में निभा रहे हैं और आज महाराष्ट्र में आए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो महाराष्ट्र में। सबसे पहले महाराष्ट्र की धरती में झारखंडी जोहार करते हैं सभी को, आपके तमाम श्रोताओं को। और आज इस दौरे में आने का कारण ये रहा, सबसे पहले बात, देश के क्रांतिकारी भगत सिंह ने एक लाइन कही थी कि भारत को असल आज़ादी तभी मिलेगी जब फैक्ट्रियों में काम करने वाला मजदूर और खेतों में काम करने वाला किसान अपने आप को आज़ादी का अनुभव करेगा। देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों में से एक अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि कलकत्ता के फुटपाथों में जो नंगे बदन आंधियाँ सहते हैं, उनसे जाकर पूछो वो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार आज झारखंड से महाराष्ट्र आने का कारण यही है कि हमारे जो प्रवासी मजदूर भाईगण यहाँ रहते हैं, किस अवस्था में रहते हैं, किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उन चीज़ों को जानना है, उन चीज़ों को समझना है। साथ ही साथ इस चीज़ों को भी हम समझना है कि यही हमारे झारखंड के प्रवासी भाईगण जब झारखंड में पलायन करके महाराष्ट्र में अपने आप को सेटअप करते हैं, तो आखिर क्या कारण है जो महाराष्ट्र उन्हें सेटअप करने का अवसर देता है? क्या झारखंड में इस प्रकार के विकल्प हो सकते हैं? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको जानने समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर किसी राज्य का अगर आप नेतृत्व करते हैं, किसी राज्य के लोगों के अगर आवाज़ बनते हैं, तो उस राज्य के रहने वाले लोग दुनिया के किसी कोने में हैं, उन वो किन कारणों से दुनिया के कोनों पर गए हैं, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई खुशी के साथ अपना घर का त्याग नहीं करता है। तो इसलिए आज प्रवासी मजदूरों का, हमारे जो प्रवासी झारखंडी हैं, उनके दुख, उनके दर्द, उनकी पीड़ा और वे किस प्रकार से यहाँ जीवन यापन करते हैं, उन चीज़ों को जानने के लिए, उसे समझने के लिए और उनके साथ साझा करने के लिए यहाँ तक हम लोग आए हुए हैं। और मेरा मानना है कि आज महाराष्ट्र की बात कही जाए तो कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं। बाकायदा ऑफिशियल आंकड़ा कहता है 1,78,000 जो कोरोना के टाइम था। अगर अनऑफिशियल बात करें तो मुझे लगता है वो 3 लाख के पार जाएगा। यानी 3 लाख प्रवासी झारखंडी महाराष्ट्र में रहते हैं। तो जाहिर सी बात, एक बहुत बड़ी आवाम, बहुत बड़ी आबादी हमारे यहाँ रहती है। तो इसलिए आप यहाँ पर रहने वाले प्रवासी भाइयों को, माताओं को, बहनों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। जब झारखंड की आवाज़ बने हैं तो यहाँ भी हमें इसलिए आना हुआ ताकि इस चीज़ों को समझ सकें कि आखिर यहाँ जीवन यापन कैसे हो रहा है और हम झारखंड में किस प्रकार से इन सब चीज़ों पर आवाज़ उठा सकें ताकि हमारे प्रवासी जो मजदूर हैं उनकी संख्या कम हो। एक चीज़ और भी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप युवाओं की एक अलग पसंद बने हैं, झारखंड में एक अलग मुकाम हासिल किया है, तो आपकी क्या सोच थी? आप इस फील्ड में कैसे आए, थोड़ा सा हम वो जानना चाहेंगे। कैसे इस बैकग्राउंड में आप आ रहे हैं पॉलिटिक्स से? देखिए, एकाएक ऐसा हुआ, चूँकि ये संभव आप भी समझ सकते हैं कि साधारण सा पढ़ने वाला, खेलने वाला हम छात्र हैं और कभी ये प्लानिंग नहीं था, ना कभी सपनों में भी हमने सोचा था कि एक अवसर ऐसा आएगा कि इतनी कम आयु में झारखंड को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। तो एक मूवमेंट था, भाषाई मूवमेंट था। चूँकि आप जिस महाराष्ट्र की धरती में हैं, यहाँ भी भाषाई मूवमेंट के आधार पर ही 2 स्टेट्स बने हैं। जो बॉम्बे था 1960 के आसपास, उसे महाराष्ट्र और गुजरात में तब्दील कर दिया गया। गुजराती भाषाइयों के लिए गुजरात और मराठी भाषाइयों के लिए महाराष्ट्र बना। तो वहाँ भी एक भाषा को लेकर मूवमेंट हुआ था। क्षेत्रीय भाषाओं का जेएसएससी की जो परीक्षा होती है हमारे राज्य स्तर की, उसमें शामिल किया गया था जो हमारे राज्य की भाषाएं नहीं थी। जैसे भी मान के चले हम लोग महाराष्ट्र में हमारे प्रवासी भाई लोग रहते हैं, तो क्या उनके बच्चों को यहाँ किसी भी प्रकार का सरकारी जो नियुक्ति होगी, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर होगी, उसमें किसी प्रकार का उनको भरने का अवसर नहीं दिया जाएगा। लेकिन हमारे झारखंड में क्या होता है कि जो लोग प्रवासी हैं, जो लोग राज्य में आए हैं रोजी रोजगार के लिए, जो लोग आए हैं राज्य में व्यापार के लिए, वे लोग भी अपनी भाषा को लगातार थोपते जा रहे हैं। जैसे ये महाराष्ट्र अगर मराठियों का है, अगर हम ऐसा कहें तो इसमें तो कोई अचरज नहीं है। महाराष्ट्र मराठियों का है, गुजरात गुजरातियों का है, लेकिन हमारे झारखंड में ठीक इसका उल्टा होता है। झारखंड में अगर झारखंडियों का है अगर आप कहेंगे तो सबको पीड़ा होने लगती है। वो मैंने एक खुला बाजार धीरे धीरे राज्य हमारा बन रहा है। तो उसी क्रम में एक आंदोलन का स्टार्ट होता है और हम अपने बातों से, अपने तर्कों से और अपने जब मीडिया को अपना बयान जो दिए उसके माध्यम से राज्य में हाईलाइट होते हैं और धीरे धीरे जो झारखंड के ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर लगातार बात करते हैं। और करते करते लोगों की एक उम्मीद बन गए और फाइनली एक निष्कर्ष ये सामने आया कि हमें 2024 का जो इलेक्शन होगा, जो पॉलिटिक्स होगा, उसमें हमें कदम रखना चाहिए। क्योंकि अब युवाओं को केवल झंडा ढोना, नारा लगाना, क्योंकि आज तक हमने देखा है नारा लगाएगा कौन? युवा। झंडा ढोएगा कौन? युवा। नेताजी का प्रचार कौन करेगा? युवा। जब सब काम युवा करेगा
तो नेतृत्व अब युवाओं को करना चाहिए। मतलब अगला कदम आपका 2024 में है चुनाव लड़ने के लिए। तो एक चीज़ और भी जानना चाहता हूँ कि कोई पार्टी से या किसी पार्टी से आपको कुछ ऑफर वगैरह या कुछ, या फिर आप किस पार्टी से लड़ना चाहते हैं, किस पार्टी को पसंद करते हैं, ऐसा कुछ है? देखिए, पहली बात है कि हमारे राज्य की अगर बात कही जाए तो इन 23 सालों के झारखंड में सभी राजनीतिक दलों ने वहाँ सरकार, जो भी राजनीतिक दल वहाँ प्रमुख है, उन्होंने सरकार में हिस्सा रहा, सरकार बनाया, लेकिन इस राज्य को केवल लूटने का काम किया। 40% हम लोग खनिज संपदा देते हैं। अगर हमारे शासन और प्रशासन में जरा सी भी अगर ईमानदारी और निष्ठा होती तो मुझे लगता है आज महाराष्ट्र जिस प्रकार एक डेवलपमेंट स्टेट के रूप में आगे बढ़ रहा है, कर्नाटक एक बेहतर स्टेट्स के रूप में आगे बढ़ रहा है, हमारा झारखंड भी एक बेहतर स्टेट्स के रूप में आगे बढ़ता। लेकिन शासन और प्रशासन ठीक नहीं होने के कारण 40% खनिज संपदा देने के बावजूद आज झारखंड एक पिछड़ा स्टेट से, शैक्षणिक व्यवस्था में पिछड़ा है, स्वास्थ्य की व्यवस्था में पिछड़ा है, रोजगार के सृजन सेक्टर में आज पिछड़ा हुआ है। तो इसलिए अब हम लोग को लगता है कि पढ़े लिखे युवाओं को आकर नेतृत्व की बागडोर को संभालना चाहिए और उस राज्य का बेहतर गति कैसे दे सके, उनका एक ज़मीन तलाशना चाहिए। तो उसी क्रम में आज विगत 2 सालों से झारखंड में मूवमेंट हो रहा है और हमारे झारखंड के प्रवासी जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ हम लोग जाकर उनसे मिल रहे हैं, बाकायदा उनके अनुभव को साझा कर रहे हैं और हम लोग प्रयास करेंगे इन चीज़ों को झारखंड में भी रखा जाए और झारखंड की धरातल पर इसे स्थापित करने का हम लोग प्रयास करेंगे कि ताकि वहाँ भी बेहतर हो सके। जैसे अभी आप और देख सकते हैं आपके महाराष्ट्र की अगर बात करें तो नागपुर एक है जिला, वहाँ आपका वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड पड़ता है। जैसे हमारे धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा में CCL है, BCCL है और ECL है, 3 गो कोयला की यूनिट है। लेकिन हमारे वहाँ जब काम करती है ना, बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। हाल ही फिलहाल 3 महिलाएं कोयला का जो खदान था उसके सामने जो डंपिंग तो उसे दब के धंस गई। तो हम ये चीज़ आज तक समझ में नहीं आया है कि पूरे भारत में किसी भी स्टेट में आप चले जाएं तो थोड़ा बेहतर काम होता है। यही महाराष्ट्र में जो शासन प्रशासन बेहतर कार्य कर रही है या फिर जो मैनेजमेंट है, लेकिन झारखंड में कोई भी चीज़ बेहतर कार्य नहीं करने के कारण आज हमारा राज्य एक पिछड़ा राज्य के रूप में लगातार पीछे खिसक रहा है। तो उसी क्रम में आज नौजवानों का एक आह्वान है और एक निष्कर्ष निकला कि अब हमें पॉलिटिक्स में आना चाहिए, इसलिए 2024 की तैयारी में हम लोग जुटे हैं। उसी क्रम में महाराष्ट्र की धरती में हम लोग का आगमन हुआ है। आपकी लड़ाई किससे है, सिस्टम से या फिर जो इसके जिम्मेदार हैं? देखिए, जाहिर सी बात है लड़ाई हमारी उस सिस्टम से है जो एक बहुत बड़ी खाई पैदा कर रही है। आज लोग को मैंने महाराष्ट्र के दौरे में ही हम 1 तारीख को हमारा कार्यक्रम है और 2 तारीख को गांधी की जयंती है। लेकिन मेरा मानना है कि नाथूराम गोडसे ने गांधी के शरीर की हत्या एक बार की थी, लेकिन आज नेता मंत्री IAS IPS गांधी के विचारों की हत्या रोज कर रहे हैं। क्योंकि गांधी का एक कथन था, रिसोर्सेस आर मेड फॉर आवर नीड नॉट फॉर आवर ग्रीड। यानी जो भी साधन संसाधन है, जैसे हम झारखंड की बात करते हैं, हमारे वहाँ कोयला है, अबरक है, चूना है, बहुत सारे बेशकीमती पत्थर हैं, बहुत सारे ऐसे रत्न हैं, रिसोर्सेस बालू है। तो कुल मिलाकर रिसोर्सेस जो बने हैं वो किस लिए बने हैं कि उसमें जन समुदाय की भागीदारी हो। ऐसा मेरा नहीं, राष्ट्रपिता भारत के फ्रीडम फाइटर महान गांधी का कथन था कि रिसोर्सेस आर मेड फॉर आवर नीड नॉट फॉर आवर ग्रिड। लेकिन हमारे यहाँ के IAS IPS, यहाँ के मंत्री, कॉरपोरेट इतनी बड़ी खाई पैदा कर दिए हैं कि एक आम व्यक्ति, चूँकि अभी मनरेगा भी चलता है, मनरेगा क्या नहीं 100 दिन की न्यूनतम 100 दिन की गारंटी, तो उसमें क्या मिलता है 200-250 मान के चलिए। यानी एक आम व्यक्ति एक दिन में 200 रुपये तक संघर्ष करना पड़ता है और वहीं एक व्यक्ति धड़ल्ले से इसी देश में एक दिन में 2 लाख तक कमा लेता है। तो एक बहुत बड़ी असमानता पैदा हुई है। तो इससे क्या होता है कि एक अमीरी और गरीबी के बीच बहुत बड़ी खाई हो जाती है। कुछ लोग अपने आजीवन नहीं, आने वाली 10 पीढ़ियों को लग्जरियस लाइफ दे रहे हैं और एक बहुत बड़ी आबादी है जो वर्तमान सिचुएशन में मूलभूत सुविधाओं का उपभोग नहीं कर पा रही है, ना बेहतर शिक्षा हासिल कर पा रही है, ना स्वास्थ्य की स्थिति उनकी ठीक ठाक हो पा रही है। तो इसलिए आज हमारी जो लड़ाई है एक विचारधारा को, नई विचारधारा को सृजन करने की, व्यवस्था परिवर्तन करने की लड़ाई है और इस पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं, पहल कर रहे हैं। और साथ ही साथ मुझे लगता है आने वाले दिनों में देश में भी इस प्रकार के भूचाल आएंगे जब एक बहुत बड़ी असमानता दिखेगी। अगर आप 2024 का चुनाव जीतते हैं तो पहला कदम आपका कौन सा रहेगा युवाओं के प्रति खास तौर पे? देखिए, जब युवाओं की बात है तो सबसे पहला रोजगार का सेक्टर रहेगा। तो उसके लिए हम लोग के भारी से भारी संख्या में रोजगार का सृजन करना होगा। तो उसके लिए बहुत सारे वैकल्पिक चांस हैं हमारे राज्य में और महाराष्ट्र हम लोग इसलिए आए कि 2-4 दिन यहाँ देखना होगा, यहाँ सीखना होगा कि आखिर लोग महाराष्ट्र को प्राथमिकता क्यों देते हैं रोजगार का जब बात आता है। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट की पीड़ा को हम लोग समझते हैं, इसीलिए महाराष्ट्र के लिए हम लोग आए हैं। तो यहाँ से जो चीज़ हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे उसको झारखंड में रिप्रेजेंट करेंगे। झारखंड के जो महाराष्ट्र में झारखंड के युवा है वो कहते हैं कि आप CM के नेक्स्ट CM मान रहे हैं आपको,
तो आप किस तरह से देखते हैं उनके विचारों को देखते हुए? देखिए, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग इशू है। 2 साल ही मान के चलिए हम लोग का आंदोलन का किया हुआ है। हम लोग के पास एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन जुनून है, एग्रेशन है, और सबसे ख़ास बात है कि जो मास है वो हम लोग के साथ है। एक मास इस मूवमेंट में जो जनसैलाब दिखा है वो हम लोग के साथ है, क्योंकि आज के डेट में हाल-फिलहाल अभी हमारे वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी सभा होती है, उसमें 80% 70% कुर्सियाँ खाली रहती है, और हमारी जब सभा होती है तो हमें स्कॉर्पियो के ऊपर से स्पीच देना पड़ता है, यानी ग्राउंड पूरा भर जाता है। तो एक मास हम लोग के साथ है। अब उस मास को हम लोग, जो भीड़ आई है, उसे वोट में तब्दील करके 2024 में एक सकारात्मक प्रयास करेंगे कि एक चेंजिंग हो। झारखंड के मुख्यमंत्री किस तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि युवाओं को पसंद नहीं आया, तो आप एक युवा का नेतृत्व कर रहे हैं, तो उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री, चूँकि राजनीति उन्हें विरासत में मिली है। सबसे पहली बात, झारखंड आप भी जानते हैं, अगर आप, चूँकि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो झारखंड के बारे में सुने होंगे। झारखंड एक बहुत बड़े मूवमेंट के बाद अलग हुआ है। जैसे आपका उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। उत्तराखंड का जो साइड था, उन्होंने डिमांड किया कि हमें उत्तराखंड दे दीजिए। उत्तर प्रदेश और जो भी राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनता है, जिसमें केंद्र की पहल होती है, और उन्हें एक अलग नया राज्य मिल गया। मध्य प्रदेश से भी छत्तीसगढ़ बना, एक नया अलग राज्य मिल गया। बॉम्बे, महाराष्ट्र, गुजरात बना, अलग राज्य बन गए। लेकिन झारखंड को जब हम झाँकते हैं तो परिस्थिति बदल जाती है। झारखंड में लगभग 88 साल संघर्ष हुआ है। अंग्रेजों के टाइम से हम लोग अलग स्टेट मांगे, क्योंकि वो ट्राइबल स्टेट था, और ट्राइबल्स का रूल है, और उनका जो माने जीवन की जो चर्या है कि बाकी जो लोग हैं उनके संपर्क में आने से या फिर उनके साथ घुलने मिलने में संकोच करते हैं। तो इसलिए हमारा डिमांड्स आज़ादी के साथ साथ था कि हम एक अलग स्टेट्स दें, जहाँ बाहर, माने बाहर का मतलब ये नहीं कि हम कोई बाहरी भीतरी की बात करें, यानी जो अन्य लोग हैं वो हमसे मिलने से परहेज हो। चूँकि हमारा जो जीवन का जो दैनिक चर्या है, हमें यही सिखाता है कि हम, चूँकि हमारा लक्षण ये है कि थोड़ा-सा शर्मीला स्वभाव, हिचक, संकोच होना, तो इसलिए एक अलग स्टेट्स की डिमांड हमारी शुरू से रही है। तो उसी क्रम में अगर बात की जाए झारखंड की, तो हम जब मूवमेंट हुआ था तो उसमें जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनके पिता जो वे भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने आंदोलन किया था। उनके साथ कॉमरेड इकराई, हमारे झारखंड के सबसे चर्चित चेहरों में से एक विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, माननीय मुख्यमंत्री जो है हमारे, उनके पिता हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री को राजनीतिक विरासत में मिला है, यानी पिताजी इन्होंने आंदोलन किया है, पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं, और उनके बदले मिला है। जैसे अभी आप यहीं मान के चलें, बाला साहब का सम्मान है, सदैव रहेगा, और मुझे लगता है राष्ट्रपति के तर्ज पर उनका जो अंतिम यात्रा से उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई थी, जैसे सुनने में आया है, तो एक बहुत बड़ी ख्याति थे। लेकिन क्या हुआ, उनके पुत्र उद्धव जी को, उसे हम कहेंगे राजनीति एक विरासत के रूप में मिलना। तो ठीक उसी प्रकार हमारे झारखंड में हुआ कि गुरुजी ने संघर्ष किया था, जैसे बाला साहब ने संघर्ष किया था, लेकिन उनके पुत्र को एक विरासत के रूप में मिली, तो वे समझ नहीं पाए चीज़ों को, टैकल नहीं कर पाए कि किस तरह हम बेहतर कर पाएँ। गुरुजी होते तो समझते, चूँकि उन्होंने मूवमेंट किया था, उन्होंने आंदोलन किया था, गाँव-गाँव गए थे, महाजनी प्रथा के खिलाफ लड़े थे, सामंतवादी प्रथाओं के खिलाफ लड़े थे, जो दमनकारी नीतियाँ थी उनके खिलाफ लड़े थे, जो सामाजिक असमानताएँ थी उनके खिलाफ थे। तो वो चीज़ वो समझते, लेकिन उनके पुत्र होने के कारण, जो वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनको इस बात का आभास नहीं हो पाया, और फिलहाल उन्होंने एक बेहतर लीडरशिप की क्वालिटी नहीं होने के कारण आज राज्य हमारा बेहतर नहीं हो पाया। बिहार झारखंड जब अलग हुआ तो झारखंड वालों को क्या चीज़ खलती है अभी भी? देखिए, झारखंड की कोई भी जब स्टेट अलग होता है तो ज़ाहिर सी बात है, वो स्टेट्स अलग होता है, यानी ज़ाहिर सी बात है सेपरेशन होता है। जैसे अभी मान के चलिए महाराष्ट्र और गुजरात का सेपरेशन हो गया है, तो महाराष्ट्र के जो मराठी मानूस है वो नहीं चाहेंगे कि गुजरात में उनकी कोई डोमिनेशन हो, और गुजरात के जो मानूस है वो कभी नहीं चाहेंगे कि महाराष्ट्र में हमारा डोमिनेशन। हाँ, सहयोग में भागीदारी हो, हम एक दूसरे के परस्पर सहयोग करेंगे, उनके डेवलपमेंट में योगदान देंगे। लेकिन झारखंड में ठीक इसका उल्टा है। हम बिहार से बेशक अलग हुए, लेकिन क्या हुआ कि हमें एक कागज़ों में, एक नक्शे में राज्य मिला, किंतु राइट्स की बात करें, जैसे आप किसी भी सेक्टर में चले जाएँ, अगर प्रशासनिक सेक्टर में जाएँगे तो फिर अन्य राज्यों के पदाधिकारी हैं, अगर आप कार्यपालिका से न्यायपालिका में जाते हैं तो अन्य राज्यों के लोग हैं, पत्रकारिता में जाते हैं तो बहुत, माने जहाँ हाइलाइटेड, जहाँ, वहाँ भी। उसके बाद आप ठेकेदारी में जाते हैं, आउटसोर्सिंग में जाते हैं, किसी भी सेक्टर्स में जाते हैं, चपरासी और हवलदार जमादार छोड़ के, तो मैक्सिमम जो है अन्य राज्यों के लोग ही मिलेंगे। तो इसे ही झारखंड के लोग खलता है कि स्टेट्स क्यों बना। लेकिन वो बिहार के लोग बोलते हैं कि हम अपने टैलेंट पे सब जगह जॉब करते नहीं, हैं। टैलेंट सबसे पहली बात, उनका मानना है। नहीं, टैलेंट ठीक है, अगर सही बात आपने कहा टैलेंट, तो अगर इस टैलेंट को अगर हम आधार माने, सबसे पहले बिहार, एक हम अकेले नहीं, पूरा ऑल ओवर बिहार के साथ जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश रहे, छत्तीसगढ़ रहे, पश्चिम बंगाल रहे, उड़ीसा रहे, सबको लेते हैं, एक स्टेट की बात नहीं। अब टैलेंट की बात की अच्छी बात है। अगर मान के चलिए, अगर ये छूट रहेगी कि एक
ऑल ओवर इंडिया में कोई कहीं से भी ट्राई करे, तो पुलिस की अगर वैकेंसी निकलेगी, तो ज़ाहिर-सी बात है पंजाब के लोग पूरे भारत में चले जाएँगे। क्योंकि शारीरिक दक्षता के मामले में पंजाब के लोगों का कोई सानी नहीं है, उनसे कोई टक्कर नहीं ले पाएगा। तो अगर खुली छूट दे दी जाए कि कोई बैरियर नहीं है, स्टेट नाम का कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ़ इंडिया और अब कोई भी कहीं वैकेंसी भर सकता है, तो पंजाब के लोगों का कोई सानी नहीं है, शारीरिक दक्षता में निपुण है, वो पूरे स्टेट नहीं, पूरे भारत देश में पुलिस की बहाली को मतलब अपने डोम ले लेंगे कब्ज़े में। अब अगर वो ले भी लिए, तो क्या पंजाब के लोग असम में जाकर पुलिस का काम करते हुए वहाँ की विधि व्यवस्था कंट्रोल कर पाएँगे? नहीं कर पाएँगे, क्योंकि भारत की खूबसूरती यही है, डायवर्सिटी है। अनेकताओं में एकता, यही हमारी खूबसूरती है। अब मान के चलिए अगर टीचर की बहाली हम ओपन कर देते हैं कि ऑल ओवर इंडिया कोई भी भरता है और मान के चलिए कोई कन्नड़ व्यक्ति जाके अरुणाचल प्रदेश में टीचिंग करता है, क्या वहाँ के बच्चों को पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा। तो ठीक उसी प्रकार ये जो कहते हैं टैलेंट के दम पर, हम ठीक है अपने टैलेंट के दम पर ले भी लिया, मानते हैं कि सबका टैलेंट एक नहीं होता है। अब कोई मुंबई महानगर में तैयारी कर रहा है और कोई गाँव में तैयारी कर रहा है, तो उनका टैलेंट एक नहीं होता है। लेकिन उस टैलेंट का क्या? जो आप जहाँ अपने टैलेंट को प्रेज़ेंट करने के लिए गए हैं, वहाँ के लोगों को मतलब ही नहीं है आपके टैलेंट से। आप आए एक एज़ ए शिक्षक के रूप में, आप हमें पढ़ा रहे हैं, आपके आइडियाज़ हमें पसंद नहीं है, क्योंकि ये हमारी विविधता है। हमारे पास एक भगवान नहीं, हमारे पास एक भाषा नहीं, हमारे पास एक बोली नहीं, हमारे पास एक खाने का तरीका नहीं, हमारे पास एक पढ़ने का तरीका नहीं, हमारे पास एक नाचने का तरीका नहीं। हम एक तभी हैं, जब विविधताओं में एकता की बात करेंगे, तभी हम एक हैं। नहीं तो हम आपके उस टैलेंट का क्या मतलब है? आप शिक्षक हाँ, आप टैलेंट है, बहुत टैलेंटेड हैं। आप शिक्षक बन के कोई कन्नड़ व्यक्ति आ गया है झारखंड के क्षेत्र में, हम नहीं समझ पा रहे हैं आपकी भाषाओं क्योंकि झारखंड की भाषाएँ भिन्न हैं। तो इसलिए टैलेंट नहीं, यहाँ स्थानीयता को प्राथमिकता देनी होगी, तभी ये स्टेट्स डेवलप करेंगे और स्टेट्स डेवलप करेंगे तभी राष्ट्र हमारा डेवलप करेगा। नहीं तो ऐसे में क्या होगा, टैलेंट के नाम पर चंद मुट्ठी भर लोग या फिर चंद गिने-चुने लोग या फिर चंद गिने-चुने स्टेट्स के लोग पूरे देश में हावी हो जाएँगे और फाइनली जो माने हाशिए पर जो लोग हैं, रिमोट एरिया में बसते हैं, गाँव में बसते हैं, आज भी झारखंड के मैक्सिमम गाँव अब काफ़ी रिमोट हैं, वहाँ जब प्रसव के टाइम जब डिलीवरी के टाइम खटिया में लाद कर हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, अच्छी सड़कें नहीं, बहुत सारी ऐसी असुविधाएँ हैं। तो फिर वे लोग तो वहीं रह जाएँगे। अगर आप टैलेंट की बात करेंगे तो वे लोग वहीं रह जाएँगे। तो इसलिए टैलेंट का समय नहीं है। ये व्यक्ति एक-एक व्यक्ति को खोज-खोज कर सामाजिक न्याय का अवसर है। टैलेंट की बात करेंगे तो सभी जानते हैं कि भारत का इतिहास क्या रहा है। पढ़ने का अवसर कुछ ही वर्गों को मिला है, बाकी सभी वर्गों का अपने कर्म के आधार पर काम किया है। तो टैलेंट की बात करेंगे तो कभी भारत उन्नति की बात नहीं कर पाएगा। इसलिए क्षेत्रीयता को आप बिना नकारे टैलेंट की बात कीजिए ना, जब आप उनको निपुण बनाइए। आप फ़ोकस कीजिए। आप पहले उनको एजुकेशन में फ़ोकस कीजिए। तो उसके लिए बहुत सारी प्रक्रियाएँ करनी होगी, लेकिन उससे पहले और हम कहाँ बात कर रहे हैं। भारतीय संविधान आर्टिकल 371 ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी वहाँ बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनको विशेष राज्य का प्रावधान है। नागालैंड के पास आप चले जाएँ तो वहाँ स्पष्ट है कि संसद भी नागाओं की जो रूढ़ि प्रथाएँ हैं, उस पर नियम नहीं बना सकती है जब तक विधानसभा की अनुमति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनकी एक विशिष्ट पहचान है। तो ठीक उसी प्रकार भारत की खूबसूरती यही है कि स्टेट्स भारत का संविधान में उसी बात का ज़िक्र है। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ कंट्री ऑफ स्टेट्स, यूनियंस। एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ कि जो झारखंड के सत्ताधारी हैं, उनका मानना है कि झारखंड बहुत विकास कर गया है। तो आप एक युवा का नेतृत्व कर रहे हैं, एक युवा नेता है, वो आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाक़ई उनके विकास हुआ है? उनके इस सवाल का कटाक्ष आपके इसी कमरे में है। जो आपने सवाल मुझसे किया और झारखंड के जो सत्ताधारी या फिर जो लोग नेतृत्व किए हैं, जो ये बात कह रहे हैं, उनका सवाल का उत्तर आपके इसी महाराष्ट्र के किसी छोटे से कमरे से है कि हमारे यहाँ से 1,78,000 कोरोना के टाइम में जो वर्कर्स थे, वो रजिस्ट्रेशन करके झारखंड रिटर्न जाते हैं और कुछ ही महीनों में कोरोना यानी मौत का एक मातम का माहौल, कोरोना यानी मौत का माहौल और कुछ ही महीने में फिर लाखों महाराष्ट्र रिटर्न आ जाते हैं। अगर विकास और उन्नति किया होता, तो कम से कम मौत से ऊपर रोटी को नहीं चूनते। रोटी से मौत को स्वीकार किया, लेकिन रोटी के लिए फिर भागकर महाराष्ट्र चले आए, लाखों संख्या में। तो आपके उस सवाल का उत्तर इसी एक लाइन में है कि जो लोग माने ढकोसला पीट रहे हैं, छाती पीट रहे हैं विकास के नाम पर, 1,78,000 बाकायदा रजिस्ट्रेशन करके झारखंड रिटर्न जाते हैं और लगभग सवा लाख, 1.5 लाख फिर 2 महीना में कोरोना का माहौल चल ही रहा है और रिटर्न रोज़ी-रोज़गार के लिए महाराष्ट्र चले आते हैं। तो ये विकास का जो आप पैमाना विकास की जो बात कर रहे हैं, ये तो वहीं निराधार हो जाता है। एक चीज़ और भी आपसे पूछना चाहेंगे क्योंकि आपकी फैन फॉलोइंग काफ़ी अच्छी है, आपने काम भी काफ़ी अच्छा झारखंड में कर रहे हैं। तो आपको लोग जानना चाहते हैं आप किसको आइडियल मानते हैं आप पॉलिटिक्स में? देखिए, हम विनोद बाबू हैं जिन्होंने सबका अपना-अपना एक क्षेत्र होता है। यदि मान के चलिए कोई महाराष्ट्र
का युवा अगर कहेगा कि नहीं हम पश्चिम बंगाल के किसी लीडर को आदर्श मानते हैं, तो मैच नहीं करेगा। क्योंकि आज भले सोशल मीडिया है, लेकिन उस समय उनकी जानकारी हमारे पास नहीं थी, उनको हम अपने करीब से देखे नहीं। ज़ाहिर-सी बात है, झारखंड हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, विनोद बाबू काफ़ी संघर्ष किया है, तो ज़ाहिर-सी बात है पॉलिटिकल आइकॉन के रूप में विनोद बाबू हमारे पूरे कोयलांचल नहीं, पूरे झारखंड, तो ज़ाहिर-सी बात है हमारे भी आदर्श हैं। और अगर आज़ादी की बात कहें तो भगत सिंह युवाओं के सबसे लोकप्रिय रहे हैं, हमारे भी हैं। और मैंने भी कई अवसरों पर कहा, लोग सवाल भी करते हैं गांधी और भगत सिंह, तो हमने कहा जब भगत सिंह की उम्र में है तो भगत सिंह पसंद आएँगे, जब गांधी की उम्र में जाएँगे तो देखा जाएगा और सोचा जाएगा। ऐसा बात नहीं कि गांधी हमें पसंद नहीं है, लेकिन उम्र है भगत सिंह का तो प्राथमिकता तो फिलहाल भगत सिंह को होगी। एक सवाल और भी है। नवी मुंबईकरों को क्या कहना चाहेंगे, जो महाराष्ट्र के लोग हैं उनको क्या कहेंगे, जो झारखंड समाज के लोग यहाँ पर हैं? उनसे यही कहेंगे कि अपनी मेहनत, अपने घर का त्याग किया है, जो कभी खेत खलिहान, बाग बगीचों में आज़ादी के साथ घूमने वाले आज एक छोटे से कमरे में 15-20 लोगों के साथ पैक होकर रह गए हैं, तो कहीं न कहीं उस खुशियों को त्याग करके एक नई खुशी के लिए यहाँ तक आए हैं, तो अपने उज्ज्वल भविष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत करें। और हम दुआ प्रार्थना करते हैं कि उनकी मेहनत कामयाब हो, उन्हें उनका मंज़िल मिले और भविष्य उनका बेहतर हो, और साथ ही साथ मिल-जुल कर रहें, महाराष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान दें और झारखंड बेहतर कैसे हो, इस पर भी दो पल सोचें, हम एक यही सवाल कहते हैं। मेरा और भी है, आपका ये आइडिया कहाँ से आया, जो लाखों की पब्लिक आपके साथ आती है, आप स्कॉर्पियो पे खड़े होते हैं, एक अलग ही माहौल रहता है, उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि लोग बोलते हैं कि ऐसा नेता पहली बार देखा जा रहा है, ये जो स्कॉर्पियो पे खड़ा होके लाखों लोगों के बीच में भाषण करते हैं, स्पीच करते हैं, उनके मुद्दे की बातें करते हैं। ये स्वाभाविक है, ये फर्स्ट टाइम है। और चूँकि यूथ हैं, कुछ न्यू हैं, तभी तो आज स्टेट को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, कुछ तो अलग बात है, तो इसीलिए ये एक दौर है और उम्मीद करते हैं कि इसे एक बेहतर मुकाम मिले। बाकी आपका पुनः धन्यवाद, जोहार। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े के लिए।